हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में मैं कपिल कैरोल एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ। क्लास 10th का आज हमारा पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री पार्ट में आता है वो है केमिकल रिएक्शंस, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने 9th क्लास में कुछ रिएक्शंस को स्टडी किया होगा, लेकिन 10th क्लास में जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका लेवल थोड़ा ऊंचा है और काफ़ी इजी तरीके से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में, टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स के बीच में कुछ रिएक्शंस होती है जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, घर में चाय बनती है। चाय का एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल एग्जांपल होता है और नॉर्मली डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम शुगर ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, टी ऐड करते हैं, और जब आपस में रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे लिए टी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक जो रिएक्टेंट है वो शुगर, टी और जो मिल्क था वो रिएक्टेंट है, और जो चाय बन के सामने आई है वो हमारे लिए प्रोडक्ट है। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन के लिए भी होता है। तो रिएक्शन में भी दो रिएक्टेंट आपस में, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शंस? इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब नया पदार्थ या नया सब्सटेंस बनेगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल रिएक्टेंट से थोड़ी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आयरन, ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है और जो आयरन ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट है। लेकिन अब हमें देखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर इसमें ये पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके अंदर हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है या तो चेंज इन स्टेट। पर्टिकुलर रिएक्शन में मान लीजिए स्टेट यहाँ पे एक सॉलिड है, ये गैस है, लेकिन यहाँ वापस सॉलिड नहीं बन रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है। दोनों दोनों का मिक्सचर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा सॉलिड स्टेट आ रहा है। मतलब उसके स्टेट में क्या हो गया? चेंज हो गया। वही बात करें चेंज इन कलर की, तो कलर भी चेंज होता है। जब ये दोनों अगर बात की जाए तो नॉर्मल कलर पर होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे जब स्टार्टिंग में चाय बनाई जाती है तो दूध, शुगर वगैरह, तो उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब टी फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो है कॉफी कलर टाइप कलर आ जाता है। तो कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल प्रोसेस के दौरान। चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है या कोई रिएक्टेंट से जो रिएक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि जब एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में मिलाया जाता है तो हो सकता है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाए, गर्म हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड की, HCl जो होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में अगर वाटर मिलाया जाता है तो वो जो होता है वाटर गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर भी उसका एक एग्जांपल है। इवेल्युएशन ऑफ गैस मींस हो सकता है कि जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो गैस का फॉर्मेशन भी हो जाए। वही यूनिवर्सल एग्जांपल है हमारा टी का। जब वो फर्दर प्रोसेस होती है, जब वो रिएक्शन करते हैं सारे रिएक्टेंट तो एक वेपर बनती है, वेपर फॉर्म होता है, तो वो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस। तो इस प्रकार से गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो चार प्रकार के चेंजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, इट मींस उस प्रोसेस में रिएक्शन हुई है। और किस टाइप की रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। कुल मिलाकर अगर देखा जाए नॉर्मल में तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन दोनों सेम ही होता है। लेकिन यदि अगर मैं यहां से इसका ये जो सिंबल है ये हटा दूं
क्योंकि इक्वेशन का मीन्स क्या होता है, उसको सिंबल के साथ लिखना। अगर आपने पर्टिकुलर रिएक्शन को विद सिंबल लिखा है तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है, और अगर विदाउट सिंबल लिखा है तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2Mg जो कि सॉलिड स्टेट है, इसमें मैंने S लिखा है, ये सिंबल है इसका, और ऑक्सीजन गैस है इसलिए मैंने गैस का G लिखा है। पर्टिकुलर बनने वाला कंपाउंड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वो सॉलिड स्टेट में, इसलिए मैंने सॉलिड का S लिखा है। ये सिंबल अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो है टर्मिनोलॉजी केमिकल इक्वेशन के रूप में होती है, और विदाउट सिंबल यूज करते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है। अब वहीं हम बात करें हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं। सो 3 स्पेशल टाइप्स जो मैंने बताया, जो नॉर्मली देखा जाता है, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन सभी को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, मैंने इसे लेफ्ट साइड में लिखा है। राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है, ये प्रोडक्ट बना हमारा, और इसे हमने राइट साइड में ही शो किया। फिर बात करते हैं जो फिजिकल स्टेट होती है, इट शुड बी राइट ऑल्सो, मीन्स जो अगर रिएक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें उसकी फिजिकल स्टेट भी बताना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया फिजिकल स्टेट जो है, अगर देखें तो जो मैटर होता है वो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर मैटर जिस स्टेट में, जैसे मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो हमने उसको सॉलिड लिखा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है इसलिए इसको गैस लिखा। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड भी आ जाता है तो फिर हम उसको L से डिनोट करेंगे, मीन्स उसमें उस पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट को भी प्रेजेंट किया जाना जरूरी है। तो यह तो बात हो गई हमारी कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है उसे किस टाइप से लिखा जाता है। 3 मेजर फैक्टर्स हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट, एंड जो फिजिकल स्टेट जो है उससे हमें भी उसे भी शो करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब आप यहां देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी है। इस वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन में डिफरेंस क्या आता है मैं बताता हूं आपको। अगर बैलेंस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाया। यहाँ पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन बैलेंस, मतलब जितने अमाउंट में रिएक्टेंट लिया जा रहा है उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट भी बनना चाहिए, उसे हम बैलेंस बोलेंगे। वहीं पर जैसे कि हम कोई दुकानदार के पास जाते हैं और मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, तो वो जो तराजू होता है तो जो बैलेंसिंग होती है उसमें एक साइड में शुगर रखता है और एक साइड में जितने अमाउंट में हमको जितना क्वांटिटी में चाहिए उसका वेट रखता है, वेट को इक्वल करता है, वो बैलेंस करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रिएक्शन के साथ भी होती है, ठीक है। तो जितना अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतने ही अमाउंट में हमारा बनने वाला प्रोडक्ट भी होना चाहिए। कैसे देखते हैं, अब कोशिश करते हैं इसको समझने का। जैसे हमने यहाँ बताया एक कार्बन, तो इधर भी एक ही कार्बन होना चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, मतलब जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट में आपको दिखाई देना जरूरी है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अदरवाइज रिएक्शन जो है वो गलत हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन आता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब हम बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से बैलेंस करेंगे। हमें देखना है एक इक्वेशन है जो अनबैलेंस है, हम इसे बैलेंस करके लिखेंगे। Fe मींस आयरन, H2O मींस वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट बना है और साथ में बाय प्रोडक्ट भी यहाँ पर बना है। मेन प्रोडक्ट हमेशा आगे वाला होता है और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो मेन प्रोडक्ट के बाद में बनता है, या उसे लिखने का जो तरीका है वो बाद में लिखा जाता है। पहले मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है, उसके बाद ही बाय प्रोडक्ट को शो किया जाता है। अब आप देखेंगे हम कैसे बैलेंस करें। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर Fe3 है, मींस यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 आयरन। आयरन का ये कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से आयरन को बैलेंस कर लिया। फिर हम यहाँ देखेंगे अब इस पर, हम यहाँ देखेंगे यहाँ कितना ऑक्सीजन है, केवल 1 ऑक्सीजन, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितना ऑक्सीजन है
4 ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 4H2O, मतलब 4 आना जरूरी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब हमने यहाँ पे 4 लिखा है इसके आगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई के कौन से डिजिट से करें जो 8 आ जाए, 4 से करेंगे। हम ये देख रहे हैं यहाँ Fe3O4 प्लस 4H2O। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन को पूरी तरीके से बैलेंस है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं समझने की। आयरन रिएक्टेंट है, वाटर रिएक्टेंट है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में जो आयरन की क्वांटिटी है वो 3 है, मतलब तो यहाँ पर भी आयरन कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, हमने इसको क्या लिखा 3 आयरन का रोल खत्म। फिर बात करेंगे ऑक्सीजन की, यहाँ एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 थे तो हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, तो इसलिए हमने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया। लेकिन जब ऑक्सीजन पे आया, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 100% यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 4 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर हमने इसे आगे लिखा 4, तो 4H2 हो गया। अब बात करेंगे इस हाइड्रोजन की, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे कितना हुआ है 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें इसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो 8 हो जाए, तो हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा 4 से। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी राइट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग को लेकर। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक बेरियम है, एक बेरियम नोट करता है बेरियम का। क्लोराइड का जब क्लोराइड लिख रहे हैं, कितने क्लोराइड है 2 क्लोराइड है, वो यहाँ कितना लिख रहा है एक ही क्लोराइड लिख रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ 2 क्लोराइड है और यहाँ पर एक क्लोराइड है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 क्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में H2 हाइड्रोजन कितने 2, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का आगे भी 2 लिखा है। 2 लिखने का मतलब है कि जितने अमाउंट में हाइड्रोजन है उतने अमाउंट में क्लोराइड भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोराइड, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का रोल भी बता। अब अपन देखेंगे सल्फेट SO4 कितना है, एक ही है, और एक SO4 यहाँ पर, तो अब ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। सो आई होप आपको जो है ये केमिकल इक्वेशन का पार्ट समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो आप मैंने वीडियो बैक करके वापस स्टार्टिंग से देख सकते हैं, तो आपके लिए आपकी प्रॉब्लम के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।